हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BEGC 132 की, जिसकी बुक का नाम है सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि आपके इस सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं और इस साल आने के चांस है उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। और ध्यान रखना ये आपके एग्जाम में आएंगे और ये वन शॉट वीडियो रहने वाली, यानी कि सिंगल वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आपका इस सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, तो वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यूजर नेम आपके सामने है, आपकी कुछ भी क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एकलव्य एग्रो। यहाँ पर आपको PDF नोट जितने अपडेट्स है वो मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चन पेपर है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन भक्ति एंड सूफी पोएट्स पोइट्री इलस्ट्रेट। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है जो भक्ति और सूफी पोइट्स हैं, ठीक है ना, और उनकी जो पोइट्री है इसमें क्या सिमिलैरिटीज है, मतलब भक्ति और सूफियों में क्या हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है जो ये अपने पोइट्री लिखते हैं। ठीक है ना, तो हमें ये बताना है। तो उससे पहले आपको भक्ति और सूफी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए जो भक्ति मूवमेंट है, ठीक है ना, ये किससे रिलेटेड है, हिंदुइज्म से रिलेटेड है। वहीं बात करूं सूफीज्म की तो ये रिलेटेड किससे है, इस्लाम से रिलेटेड है। ठीक है ना, ये पे आपको पता होना चाहिए। और ये क्या एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है। ठीक है ना, यानी स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, भक्ति। ठीक है ना, तो दोनों क्या स्पिरिचुअल मूवमेंट है जो कि अपने गॉड के प्रति है क्या रहते हैं, डिवोशन डिवोटेड रहते हैं। क्या रहते हैं, डिवोटेड रहते हैं। ठीक है, यानी कि अपने गॉड के प्रति ये प्यार का इजहार करते रहते हैं। मेन मतलब ये है। ठीक है, इसका दैट फोकस्ड ऑन इनर डिवोशन एंड पर्सनल कनेक्शन विद गॉड। ठीक है ना, और इनका मेन फोकस क्या रहता है, गॉड के साथ पर्सनल कनेक्शन बनाना। ठीक है ना, तो ये बार आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि भक्ति और जो आपका सूफीज्म है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तभी तो आप सिमिलरिटीज बताओगे। तो देखिए, और इवन दो दे कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स देयर आइडियाज एंड पोइट्री हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन। ठीक है, हमें कॉमन चीज़ें ही बतानी, सिमिलैरिटी ही बतानी है। तो ये दोनों अलग अलग रिलीजन से हैं, लेकिन फिर भी क्या इनके आइडियाज़ और पोइट्री में क्या बहुत सी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, तो देखिए क्या क्या सिमिलैरिटीज उसकी बात हम करते हैं। तो पहली जो सिमिलैरिटी आती है फोकस ऑन लव एंड डिवोशन। ठीक है ना, तो दोनों ही क्या फोकस करते हैं लव और डिवोशन पर। ठीक है ना, डिवोशन का मतलब भक्ति भी होता है और ठीक है, और लव भी होता है। ठीक है ना, कि किसी से हम बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, गॉड के प्रति जब हम प्यार रखते हैं, ठीक है ना, हमें पसंद है वो गॉड, तो उसको हम डिवोशन ही बोलते हैं। तो फोकस ऑन लव एंड डिवोशन, तो ये दोनों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो देखिए तो बोथ भक्ति एंड सूफी पोइट्स टॉक अबाउट डीप लव एंड डिवोशन टू गॉड। ठीक है ना, तो दोनों ही क्या भक्ति और सूफी के बात करते हैं डीप लव के बारे में। ठीक है ना, किससे, गॉड से। ठीक है ना, तो इनके में सिमिलैरिटी ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं भक्ति पोइट लाइक मीराबाई। ठीक है ना, आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा जो ये कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का इजहार करती हैं। ठीक है ना, तो भक्ति पोइट लाइक मीराबाई जो है ये एक्सप्रेस्ड पर्सनल लव फॉर डेटीज। ठीक है ना, लाइक कृष्णा। ठीक है, इनके बारे में सुना होगा। और ये क्या ट्रीट करती हैं गॉड को कैसे, अ फ्रेंड और लवर की तरह। ठीक है ना, समझ आ गया भाई, ये हो गया। अब सूफी के भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। सूफी पोइट्स लाइक रूमी, ठीक है ना, डिस्क्राइब गॉड एज द बी लव्ड। ठीक है ना, और यूज्ड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन लव टू एक्सप्लेन स्पिरिचुअल फीलिंग्स। ठीक है ना, तो इसने क्या ह्यूमन लव को क्या करा है, एज अ एग्जाम्पल लिया है, किसके लिए, स्पिरिचुअल फीलिंग को बताने के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। और गॉड को क्या बताती है, बी लव्ड बताती है। तो ये दोनों में क्या है, दोनों ही क्या अपने जो गॉड है उसको क्या आप एज अ लवर और फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आपका भक्ति पोइट और सूफी पोइट का एग्जाम्पल भी आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहले क्या फोकस ऑन लव एंड डिवोशन, तो पहली सिमिलरिटी इनमें ये हो जाएगी। आगे हम बात करें दूसरी क्या है, पर्सनल कनेक्शन विद गॉड, तो ये भी हो जाएगा। तो इसमें आप क्या बताओगे, देखो बोथ मूवमेंट्स यानी कि भक्ति एंड सूफी बिलीव दैट अ पर्सन कैन कनेक्ट विद अ गॉड डायरेक्टली। ठीक है ना, विदाउट नीडिंग प्रीस्ट रिचुअल्स और टेम्पल्स। ठीक है ना, आपने देखा होगा आज के टाइम पे पाखंड बहुत फैल चुका है। ठीक है ना, भगवान से जुड़ने के लिए हमें एक बाबाओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा यही क्या है कहा है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो पर्सन है ना, कोई भी एक व्यक्ति है, वो गॉड से कनेक्ट हो सकता है डायरेक्टली बिना किसी मिडल
बंदे के, ठीक है ना, बिना किसी को बिचौलिया बना के, समझ आ रहा है, विदाउट नीडिंग प्रीस्ट रिचुअल और टेम्पल, मंदिर, ठीक है, कोई भी हमें जो बाबा वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसको हम प्रीस्ट कहते हैं, इनके भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना, एक पर्सन जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, गॉड से। तो यहाँ पर इनका कहना यही है, ठीक है, अब दोनों ही बोलते हैं, ध्यान रखना ये। और आगे मैं बात करूं, और दे टीच दैट डिवोशन कम्स फ्रॉम हार्ट एंड दैट गॉड कैन बी फाउंड एवरीवेयर, ठीक है ना, और उन्होंने ये बोला है, ये सिखाते हैं कि जो प्यार है ना भगवान के प्रति, डिवोशन जो है, भक्ति जो है, वो कहाँ से आती है, फ्रॉम द हार्ट, कहाँ से, दिल से निकलती है, ठीक है ना, और दैट गॉड्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, और जो गॉड है ना वो कहीं भी फाइंड कर सकते हैं हम, कहीं भी हमें मिल सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, जो गॉड है वो हर जगह है, ठीक है ना, गॉड कैन बी फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, अपने अंदर भी हम ढूंढ सकते हैं, हमारे आसपास भगवान ही है, ऐसे इन्होंने का कहना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगली देखो, रिजेक्शन ऑफ सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटी, ठीक है ना, तो जो दोनों है, दोनों मूवमेंट्स भक्ति एंड सूफी, दोनों ही क्या है, ये जो सोशल डिवीजन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, को लेकर, और जो इनइक्वालिटी होती है समाज में, ठीक है, दोनों ने क्या इसको रिजेक्ट करा है, क्या करा है, रिजेक्ट करा है, ठीक है, जो इनइक्वालिटी फैली हुई है सोसाइटी में, इसको क्या दोनों ही मूवमेंट क्या करते हैं, भक्ति एंड सूफी, रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी सिमिलरिटी हो जाएगी, आपको ये बताना है। तो देखो, तो बोथ मूवमेंट्स रिजेक्टेड कास्ट, क्लास एंड रिलीजियस डिविजन्स, ठीक है, जो कर रखे हैं समाज ने, एंड प्रमोटेड इक्वालिटी एंड यूनिटी अमोंग पीपल, ठीक है ना, और क्या प्रमोट करते हैं, इक्वालिटी को, यानी समानता को, और यूनिटी को, यानी कि एकता को, ठीक है ना, जो ये क्लास कास्ट में जो बट रखा है, ठीक है, रिलीजन बन रखे हैं ये, ठीक है, जो ये धर्म बन रखे हैं, ये जो डिवीजन हो रखा है, इसको प्रमोट करने के बजाय ये क्या करते हैं, इक्वालिटी और यूनिटी को क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं लोगों के बीच में, ठीक है, एकता होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए, भाई समझ आ गया, तो ये हो जाएगा। आगे से हम यही बता सकते हैं, दे बिलीव दैट लव फॉर गॉड मेक्स एवरीवन इक्वल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि जो लव किसके प्रति, गॉड के प्रति, ठीक है, गॉड के लिए लव क्या है, सबको क्या बनाता है, इक्वल बनाता है, ठीक है, नो मैटर देयर सोशल और रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि ये कोई मैटर नहीं करता कि उसका सोशल और रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, जो गॉड के लिए रखता है क्या, लव रखता है, तो वो क्या है, वो हर कोई इक्वल है, समझ आ गया, तो ये इनका कहना है, तो दोनों में सिमिलरिटीज है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, अगला क्या है, सिंपल लैंग्वेज फॉर कॉमन पीपल, तो जो इनके पोइट्री है, ठीक है, जो इनके लिखते हैं ये, तो उसमें क्या है, हमें बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज देखने को मिलती है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज देखने को मिलती है, जो आम लोगों में प्रचलित थी, ठीक है ना, तो ये भी एक सिमिलरिटी हो जाएगी। तो उसमें आप क्या बता सकते हो, देखो, बोथ भक्ति एंड सूफी पोइट्स यूज्ड लोकल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस क्या होती है, जो कि आम बोलचाल की भाषा होती है, जो आम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, एंड सिंपल वर्ड्स, सो दैट ऑर्डिनरी पीपल, यानी जो आम लोग हैं, कुड अंडरस्टैंड देयर मैसेज, ठीक है, ये अपने पोइट्री से क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो ये समझ सके, ऑर्डिनरी पीपल भी, आम लोग भी समझ सके, तो इसलिए क्या है, ये सिंपल वर्ड और लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री में, समझ आ गया, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे देखो, एग्जाम्पल के लिए, कबीर यूज्ड हिंदवी, ठीक है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ही आता है आपके एग्जाम में, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, हिंदवी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो कबीर ने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी है, हिंदवी यूज़ करी है, ठीक है ना, और ये किसकी मिक्स्ड होती है, ये डायलेक्ट्स की मिक्स होती है, ठीक है ना, डायलेक्ट्स क्या होती है, लोकल लैंग्वेजेस होती है, ठीक है ना, तो जो हिंदवी है ये मिक्स बनी है, जो लोकल लैंग्वेजेस है उनका मिक्सचर रूप हम कह सकते हैं, ठीक है, हिंदवी को, तो कबीर ने ये लैंग्वेज यूज़ करी है, वाइल जो रूमी है, ठीक है, रोट इन पर्शियन, जो रूमी है सूफी से रिलेटेड है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, सूफी से, ठीक है, तो रूमी क्या इन्होंने पर्शियन में लिखा है, जो कि क्या है, अ लैंग्वेज फैमिलियर टू पीपल इन हीज एरिया, जो रूमी का एरिया था, ठीक है, यहाँ ये पर्शियन लिखती थी, तो उस एरिया में पर्शियन जो लैंग्वेज थी, आम लोगों में फैमिलियर लैंग्वेज थी, ठीक है ना, सब इससे क्या फैमिलियर थे, तो इन्होंने इसमें लिखा, तो सबने क्या कॉमन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज यूज करी है दोनों ने, ठीक है ना, समझ आ गया। अगला है लॉन्गिंग फॉर यूनियन विद डिवाइन, ठीक है ना, यानी कि जो डिवाइन है, यानी कि जो देवता है, उससे यूनियन बनाना, ठीक है ना, लॉन्गिंग मतलब होता है लालसा, चाहत, ये सब कह सकते हो, तो लॉन्गिंग फॉर यूनियन मतलब कि लालसा होना, किससे, डिवाइन से यूनियन होने की, यानी कि एक होना, गॉड के साथ एक होने की लालसा हम कह सकते हैं, इसका हेडिंग का मतलब ये होगा, तो लॉन्गिंग फॉर यूनियन विद द डिवाइन, ठीक है ना, तो इसमें आप क्या बता सकते हो, तो दोनों ही क्या है, इसको फॉलो करते हैं, तो बोथ ट्रेडिशंस टॉक अबाउट द सोल्स लॉन्गिंग टू यूनाइट विद गॉड, यानी कि जो आत्मा है ना वो किससे जुड़ जाए, गॉड से जुड़ जाए, ठीक है, दोनों ही क्या इसके बारे में बोलते हैं,
एंड कंपेयरिंग दिस टू अ लवर्स डिजायर टू मीट देयर बी लव्ड, यानी बी लव्ड क्या होता है, जिसको वो प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो कंपेयर करते हैं कि जो एक लवर है, ठीक है, लवर की इच्छा है, डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा होता है, ठीक है। ठीक है, एक लवर की इच्छा है कि टू मीट देयर बी लव्ड, ठीक है ना, दोनों में यही, ठीक है, ध्यान रखना कि जो एक लवर है, यानी कि जो सूफी और जो ये भक्ति है इसको जो मानते हैं, ठीक है ना, तो जो लवर है उसकी डिजायर है टू मीट देयर बी लव्ड, ठीक है, जैसे कि हमने मीरा बाई में बात करी थी, वो कृष्णा जी से मिलना चाहती थी, ठीक है। तो ऐसे ही समझ आ गया, तो वही इसमें आप ये बता सकते हो। और यही बता सकते हो कि दिस लॉन्गिंग शोज द स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है ना। और जो लॉन्गिंग है, ठीक है, जो ये एक होने, यूनियन होने की, जो यूनाइट होने की है, कि जो लालसा है, ये स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है, ठीक है ना, ऑफ गिविंग अप वंस ईगो एंड बिकमिंग वंस वन विद फ्रेंड, ठीक है ना। एक क्या है कि भाई ईगो को त्याग कर एक फ्रेंड बन जाना, ठीक है ना। तो इसको ये दिखाता है, ठीक है, गिविंग अप वंस ईगो एंड बिकमिंग वन विद गॉड, ठीक है ना, गॉड के साथ एक बन जाना। समझ आ गया भाई, इसमें आप बता सकते हो लॉन्गिंग वाले में। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर फर्स्ट क्वेश्चन वो आता है तो आपको वैसे ही लिखना है, और 100% वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, लगातार 4-5 साल से रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर, ऑफर एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है, आपको ये बताना है कि जो एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर, ठीक है ना। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है, ब्यूटी, ठीक है ना, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, ब्यूटी, यानी सुंदरता, ठीक है। 2 मिनट, ठीक है, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, ब्यूटी, ठीक है, यानी कि सुंदरता। हमें दलित लिटरेचर की ब्यूटी के बारे में बताना है कि जो दलित लिटरेचर है क्या बताते हैं समाज को, ठीक है ना। और हमें क्या है, एग्जाम्पल भी देने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, तो सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। देखो, दलित लिटरेचर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, दलित के ऊपर आता है, तो आपको इसी में से ही आंसर लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज 2-3 तरीके से पूछ जाती है दलित को लेकर। तो आपको यही लिखना है जो मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज चेंज करनी होगी अपनी तरफ से, ठीक है। तो देखो भाई क्या बताओगे इसमें। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। द एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर रिफर्स टू हाउ दलित राइटर्स एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो ये एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर है, ये क्या रिफर करता है कि दलित राइटर है वो कैसे क्या एक्सप्रेस करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, ठीक है ना। जो दलित राइटर्स हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में, ठीक है, जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन वगैरह सब कुछ सहा है, वो अपने एक्सपीरियंस को कैसे बताते हैं, ठीक है ना। एक्सपीरियंस इमोशंस एंड स्ट्रगल्स इन अ पावरफुल वे, ठीक है ना। तो जो एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर क्या रिफर करता है कि जो दलित राइटर है वो अपने एक्सपीरियंस को, इमोशंस को, स्ट्रगल्स को कैसे एक पावरफुल वे में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और इट डज नॉट फोकस ऑन ब्यूटी बट ऑन ट्रूथफुल स्टोरी टेलिंग, ठीक है ना। एक जो हम पढ़ते हैं कुछ भी चीज़ वो क्या इसलिए होती है, एंटरटेनमेंट के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, बट ये जो फोकस किस पे करते हैं, ट्रूथफुल स्टोरी, ठीक है। जो ये स्टोरी टेलिंग ऐसे करते हैं, जो पढ़ रहा है ना उसको काफ़ी अचंभित हो जाएगा, वो देखिए कैसे कैसे इनके साथ हुआ है, ठीक है। अबाउट इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड होप, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव, ठीक है ना। इनजस्टिस मतलब कि अन्याय जो हुआ है इनके साथ, तो इसके बारे में बताते हैं, हार्श रियलिटी बताते हैं, ठीक है ना, ट्रूथफुल स्टोरी बताते हैं, ध्यान रखना। एंड इट एम्स टू शो द रियलिटी ऑफ लाइफ फॉर दलित्स एंड इंस्पायर चेंज, ठीक है ना। और इनका मेन एम क्या है कि रियलिटी शो करना, ठीक है, लाइफ की, दलित की जो लाइफ है उनकी रियलिटी शो करना और इंस्पायर करना भाई चेंज के लिए, ठीक है ना। कोई भी जो लेख होता है, कोई भी राइटर लिखता है कुछ, उसका मेन मकसद ही होता है कि भाई कुछ चेंज करना, किसी को कुछ गाइड करना, तो ये मेन सबके लिए ही होता है, ठीक है ना। दलित लिटरेचर का मेन एम यही है भाई कि जो दलित की लाइफ है उसको समझे, ठीक है, और उसके लिए कुछ चेंज करने के लिए कदम बढ़ाएं, समझ आ गया। तो एस्थेटिक ऑफ दलित लिटरेचर में जो स्टार्टिंग के लाइन लिखोगे ना आप यही लिखोगे। अब उसके बाद हम आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बताओगे, की फीचर्स, ठीक है ना। तो की फीचर क्या है, यानी कि कुछ मुख्य विशेषता क्या है एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर की, तो उसकी हम बात करते हैं। तो देखो इसमें बताओगे रियल लाइफ स्ट्रगल्स, ठीक है। तो जो दलित है उनके जो रियल लाइफ स्ट्रगल क्या रहे, तो वो इसमें बताया जाता है, ठीक है। तो भाई देखो, तो दलित लिटरेचर टॉक्स अबाउट हार्डशिप्स एंड सफरिंग कॉज्ड बाय
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एंड पॉवर्टी एंड वायलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताता है कि दलित लिटरेचर क्या बताएगा हमें भाई, हार्डशिप और सफरिंग, यानी ये किस प्रकार उन्होंने स्ट्रगल किया, सफ़र किया, किससे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से, पॉवर्टी से और वायलेंस से, ठीक है ना, हिंसा से, भेदभाव जो समाज में उनको सहना पड़ा जाति को लेकर, और गरीबी को लेकर जो उनको सहना पड़ा, ठीक है, सफ़र करना पड़ा, ठीक है, उन्होंने काफ़ी हार्ड टाइम देखा, तो रियल लाइफ स्ट्रगल होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में दलित लिटरेचर हमसे बहुत कुछ कहता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए जूठन जो है, ठीक है ना, किसने लिखी है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है, ठीक है ना। तो जूठन क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है, तो ये भी एक दलित लिटरेचर है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या बताया गया, इन्होंने जो जूठन में इन्होंने क्या बताया है, ठीक है ना, तो उन्होंने डिस्क्राइब भी करा है भाई द अनफेयर ट्रीटमेंट ही फेस्ड ग्रोइंग अप एज अ दलित, ठीक है ना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या थे, दलित थे, तो इन्होंने क्या अनफेयर ट्रीटमेंट सहा है, ठीक है ना, अपन दलित के रूप में ग्रो होते हुए, ठीक है ना, ये बचपन से बड़े हुए यानी दलित के रूप में ही ग्रो हुए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या क्या अनफेयर ट्रीटमेंट सहा, तो उन्होंने क्या जूठन में बताया है, ठीक है, अपने इस लिटरेचर में, दलित राइटिंग में बताया है। समझ आ गया भाई। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा, हमें एग्जाम्पल देने के लिए बोला था, तो हमने यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। आगे देखो, ट्रूथ ओवर ब्यूटी। एक तो होता है भाई जब लिटरेचर हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन इसमें ट्रुथ की बात होती है, हार्श रियलिटी की बात होती है, ठीक है, ट्रुथ ओवर ब्यूटी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उसमें जो समाज की हार्श रियलिटी है, जो उनको सहना पड़ा, तो उसके बारे में मेनली ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर है, तो वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ब्यूटीफुल लैंग्वेज और आइडियाज, ठीक है, दलित लिटरेचर फोकस इज ऑन पेनफुल ट्रूथ, जो कि सुने और सहे जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, जब सच सुनाया जाता है तो लोगों से सुना नहीं जाता, यानी पेनफुल, सुनते ही दर्द होता है, ठीक है ना। तो ये मेनली जो ये दलित लिटरेचर है, ये फोकस इस पे करता है ऑन पेनफुल ट्रूथ से, ठीक है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट इनजस्टिस, ठीक है ना, क्या करना, रेज अवेयरनेस, फैलाना, ठीक है, रेज करना अवेयरनेस को, किसके प्रति, इन दलित के प्रति जो इनके संग इनजस्टिस हुआ है, ठीक है, समझ आ गया। आगे मैं बात करूं तो देखो, एग्जाम्पल के लिए नामदेव धासल्स, ठीक है ना। तो इनका नाम इस प्रकार से आप देख सकते हो, जो पोइट्री है ये यूज क्या करते हैं, हार्श वर्ड्स टू शो द टफ रियलिटीज ऑफ दलित लाइफ, ठीक है ना। तो जो ये अपनी पोइट्री में क्या बताते हैं, हार्श वर्ड्स टू शो द, ठीक है, हार्श वर्ड यूज करते हैं अपनी पोइट्री में ये शो करने के लिए कि टफ रियलिटीज क्या है, ठीक है ना, दलित लाइफ की, तो ये सब बताते हैं। तो ये सब दलित लिटरेचर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, ठीक है ना। तो यह यूज़ क्या करते हैं, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोई घुमा फिरा के कोई लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है। जो बात कहने तो डायरेक्ट कही जाती है इस लिटरेचर में। तो दलित राइटर्स यूज़ एवरीडे वर्ड्स, ठीक है, जो ताकि आम व्यक्ति इसको समझ सके और जो इनका मैसेज है वो सब तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या ये डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं और सिंपल यूज़ करते हैं। तो दलित राइटर यूज़ एवरीडे वर्ड्स, ठीक है, जो रोज़ यूज़ होते हैं। सो देयर मैसेज इज़ क्लियर एंड कैन रीच एवरीवन, ठीक है ना। अब एक हार्ड कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर ले वो सब तक नहीं पहुंच पाएगी, एक इजी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज सब तक रीचेबल हो, सब उसको पढ़ पाएँ, ठीक है। तो इसलिए क्या ये ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि वो सब तक पहुंच पाए, कैन रीच एवरीवन एंड स्पेशली ऑर्डिनरी पीपल तक, और मेनली आम लोगों तक ये पहुंच पाए, ठीक है, ताकि आम जो लोग हैं वो इसके प्रति आवाज़ उठाएं। समझ आ गया भाई। आगे देखो, एग्जाम्पल के लिए बामा करुकू, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये इजी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, ठीक है, अपने इस लिटरेचर में टू टेल द स्ट्रगल्स ऑफ दलित वुमेन, ठीक है ना। तो दलित वुमेन है, उन्होंने क्या स्ट्रगल करे, ठीक है ना, तो क्या कर रही हैं, ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया और इजी लैंग्वेज यूज़ की है। समझ आ गया। तो सबको हर पॉइंट के लिए एग्जाम्पल भी देना है। आगे देखो, प्राइड एंड आइडेंटिटी, ये भी इसमें आप बता सकते हो। तो दलित लिटरेचर एनकरेजेस सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड शोज हाउ दलित्स कैन टेक प्राइड इन देयर आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो दलित लिटरेचर है ये एनकरेज करता है सेल्फ रिस्पेक्ट को, ठीक है, जो दलित है इनकी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी प्रेज करता है, ठीक है ना, करते हैं। और एंड शोज हाउ दलित कैन टेक प्राइड एंड देयर आइडेंटिटी, मतलब कि दलित है वो कैसे एक अपने प्राइड को हासिल कर सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी यानी एक पहचान बना सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया। तो इसके बारे में जो लिटरेचर है बात करता है, ठीक है, दलित लिटरेचर जो है
एग्जाम्पल के लिए भाई देखो, रविदास, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रविदास का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ये दलित पोएट है, एक्सप्रेस करते हैं प्राइड इन हिज बैकग्राउंड, ठीक है ना। यानी कि इनको कभी घमंड होता है अपने बैकग्राउंड पर, ठीक है ना। प्राइड करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। घमंड गलत सेंस से मत ले जाना आप, ठीक है। एंड प्रमोटेड इक्वालिटी थ्रू हिज डिवोशन टू गॉड, ठीक है ना। समझ आ रहा है, मतलब कि एक प्रेम प्रकट करते हैं गॉड के प्रति कि जो इनका बैकग्राउंड भगवान ने इनको दिया, ये प्राइड महसूस करते हैं। एक होता नहीं कि यार हमें दलित में ही क्यों जन्म दिया, हम ये क्यों बने। तो इसको लेकर इन्हें कोई वो नहीं है, भगवान से कोई दुविधा नहीं है या भगवान से गुस्सा नहीं है। ये डिवोशन टू गॉड, ठीक है ना। बाकी जो इनको बैकग्राउंड को लेकर, ठीक है ना, अपने को इनको कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया। आगे देखो, होप एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो लिटरेचर है, ठीक है, दलित लिटरेचर, इसमें होप की यानी कि आशा की बात करी जाती है, और रेजिस्टेंस यानी कि एक चीज़ को लेकर डट जाना, ठीक है ना। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाना, तो इसमें मेनली ये बात करते हैं, ध्यान रखना। तो होप एंड जो रेजिस्टेंस है, इसमें मेनली ये बात, इसको आवाज़ उठाते हैं, इसको, ठीक है, इसको रेज करते हैं। तो देखो इसमें क्या बता सकते हो, दो इट टॉक्स अबाउट सफरिंग, दलित लिटरेचर ऑल्सो bring as a message of hope and resistance, ठीक है ना। showing how दलित fight for dignity, dignity मतलब होता है गरिमा, एंड इक्वलिटी, ठीक है ना। तो जो दलित लिटरेचर है ये भी बताता है भाई कि जो होप और रेजिस्टेंस कितनी जरूरी है, ठीक है ना। और ये बताना कि जो दलित क्या फाइट कर सकते हैं अपनी डिग्निटी के लिए, यानी गरिमा के लिए, जो उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, और इक्वालिटी के लिए, यानी समानता और डिग्निटी के लिए, ठीक है ना, फाइट करना आना चाहिए, ठीक है ना। अड़े रहना चाहिए, क्या रेजिस्टेंस रहना चाहिए। समझ आ गया। तो ये इसमें बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है, बाबूराव बागुल्स, ठीक है ना। तो ये क्या बताते हैं भाई, इनकी जो स्टोरी इंस्पायर करती है भाई लोगों को टू स्टैंड अप अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, एंड डिमांड जस्टिस, यानी कि डिमांड करना न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसके प्रति लोग उठ खड़े हुए, ठीक है ना, स्टैंड हो जाए, स्टैंड अप अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। तो इनकी जो स्टोरी है ये बताती है, इंस्पायर करती है लोगों को, तो पीछे यानी कि होप देते हैं दलित लिटरेचर, ठीक है ना, ध्यान रखना। और डिटरमाइंड रहने के लिए कहता है, ठीक है ना, गलत के प्रति। समझ आ गया भाई, इसमें आप ये बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिंदवी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन है, तो आपको ये बताना है कि हिंदवी भाई क्या है, आप इससे क्या समझते हो हिंदवी लैंग्वेज से, ठीक है ना। जो हिंदवी है, ठीक है, क्या है हिंदवी, ठीक है ना। तो हिंदवी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखो भाई हिंदवी क्या है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो हिंदवी क्या है भाई, एक एन ओल्ड लैंग्वेज, ठीक है ना, जो कि नॉर्थ इंडिया में बोली जाती थी, ठीक है। जो हिंदवी है नॉर्थ इंडिया में बोली जाती थी ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, ठीक है। जो मध्यकालीन काल है, ठीक है ना, मिडिवल पीरियड जो है इस टाइम पर बोली जाती थी नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना। और इट इज़ कंसिडर्ड एन अर्ली वर्जन ऑफ मॉडर्न हिंदी एंड उर्दू, ठीक है। जो आज की हिंदी और जो उर्दू है ना, इसका एक अर्ली वर्जन माना जाता था, किसको, हिंदवी को, ठीक है ना। इसी की तो बात हम कर रहे हैं, हिंदवी को अर्ली वर्जन माना जाता था, ठीक है ना, मॉडर्न हिंदी और उर्दू का, ठीक है भाई। और आगे देखो, और हिंदवी डेवलप्ड एज अ मिक्स ऑफ लोकल इंडियन लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड पर्शियन, एंड रिफ्लेक्टिंग द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चर, ठीक है ना। तो जो हिंदी है ना वो डेवलप कैसे हुई है, ठीक है ना, वो डेवलप कैसे हुई थी, मिक्स ऑफ लोकल लैंग्वेज, ठीक है ना। जो लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, जो डायलेक्ट्स हैं लोकल, ठीक है, उनका क्या मिक्स रूप है ये, ठीक है। संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, ठीक है, और भी। तो और ये रिफ्लेक्ट करती है किसको लेकर भाई, किस पर, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चर, भाई अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग कल्चर की है। तो ये क्या करेगी भाई, रिफ्लेक्ट करेगी, जो ये हिंदवी है ये अलग अलग कल्चर को रिफ्लेक्ट करेगी, इंट्रैक्शन हो रहा है मेले हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जो अलग मान लो कोई ए लैंग्वेज है, बी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, आपस से हमने मिला के एक भाषा बना दी, तो ए का कल्चर, बी का कल्चर, सी का कल्चर और डी का कल्चर मिक्स हो गया ना, तो आपस में इनका क्या हो गया, इंट्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। समझ आ गया भाई। आगे देखो, अब मेन फीचर की बात करते हैं, हिंदवी के मेन फीचर क्या है, ठीक है भाई। देखो, मिक्स ऑफ कल्चर्स, ठीक है ना। तो पहला आप यहाँ पर बताओगे मेन फीचर में कि मिक्स ऑफ कल्चर, यानी जो हिंदवी है इसमें कल्चर मिक्स है, ठीक है ना। तो देखो, तो हिंदवी वॉज क्रिएटेड फ्रॉम
द ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन एंड पर्शियन ट्रेडिशंस, और इट वाज यूज्ड बाय पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं उनके द्वारा ये यूज़ करी जाती थी, ठीक है ना। एंड आगे मैं बात करूँ इंक्लूडिंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, ठीक है ना, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो इनके द्वारा भी क्या है, हिंदी जो लैंग्वेज है यूज़ करी जाती थी। तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, डिफरेंट कल्चर, हिंदू और ये मुस्लिम के अलग अलग कल्चर ही तो है ये, तो ये भी क्या है इसको यूज़ करते थे, तो मिक्स ऑफ कल्चर्स हमें देखने को मिल सकता है। तो मेन फीचर क्या है हिंदी के, डिफरेंट कल्चर्स के लोग क्या है इसको यूज़ करते थे, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से ही बनी थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे देखो सिंपल एंड कॉमन लैंग्वेज, ये भी आप बता सकते हो इसमें, जो हिंदी भी एक सिंपल और कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कबीर ने यही यूज़ करी थी, तो इसलिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज है और कॉमन लैंग्वेज है, आम लोगों में काफ़ी प्रचलित थी उस टाइम पे। तो हिंदी वॉज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल, ठीक है ना, ये लोगों की लैंग्वेज थी, ठीक है, लोगों की भाषा थी, एंड मेकिंग इट ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, और ये काफ़ी आसान था लोगों को समझाना, ठीक है, इसलिए यूज़ भी होती थी। और इट वॉज सिंपलर देन क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है ना, जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है लाइक कि संस्कृत की मैं बात कर लूँ, ठीक है ना, या पर्शियन की मैं बात कर लूँ, तो ये उनसे आसान होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इट इज़ वॉज सिंपलर देन क्लासिकल लैंग्वेज लाइक संस्कृत एंड पर्शियन, समझ आ गया भाई। तो ये भी क्या सिंपल और कॉमन लैंग्वेज होगी, यानी आसान है, ठीक है, हर लोग हर व्यक्ति इसको समझ सकता है। एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ हिंदी की, ठीक है ना, एग्जाम्पल तुमको देने थे, तो देखो पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा किसकी, अमीर खुसरो की, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, तो एक क्योंकि एक सूफी पोएट है अमीर खुसरो, क्या एक सूफी पोएट हैं कि रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी, इन्होंने काफ़ी पोएम्स क्या हिंदी में लिखी है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूँ जो इनकी पोएम्स है, ठीक है ना, वो मिक्सड है पर्शियन एंड लोकल वर्ड्स, ठीक है ना, इनकी लैंग्वेज है, जो इनकी पोएम है, ठीक है, जो उन्होंने पोएम लिखी है उसमें पर्शियन का यूज़ हो रखा है और लोकल वर्ड का यूज़ हो रखा है, यानी कि हिंदी भी का यूज़ हो रखा है, ठीक है ना। एक्सप्रेसिंग थीम्स ऑफ लव एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है ना, जो कि क्या है लव और स्पिरिचुअलिटी की थीम को ये एक्सप्रेस करते हैं अपनी पोयम में, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो यहाँ पर ये बता सकते हो, एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मीनिंग आपको बता दूंगा। छाप तिलक सब छीने रे, ठीक है ना, मोसे नैना मिला के, एग्जाम्पल है, ठीक है, हिंदी में है, किसने लिखा है, ये अमीर खुसरो ने लिखा है कि छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, देखो यू हैव टेकन अवे माई ब्यूटी, ठीक है ना, जस्ट बाय मीटिंग माई आई, यानी कि तुमने क्या मेरी जो सुंदरता है उसको ले ली, कैसे, जस्ट मेरी आंख में देख कर, यानी मीटिंग माई आई, ठीक है ना, आई कॉन्टैक्ट करके, समझ आ गया। तो ये जैसे काफ़ी अच्छी लैंग्वेज लग रही थी, ठीक है ना ये, तो ये हिंदी का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे हम बात करें कबीर की, तो एक भक्ति पोएट है, ठीक है, तो इन्होंने भी क्या हिंदी को यूज़ कर रखा है टू शेयर स्पिरिचुअल मैसेजेस, ठीक है ना, तो जो भक्ति के मैसेज, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के जो मैसेज है इन्होंने शेयर करे हैं, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज थी, ठीक है, तो इन्होंने भी क्या यूज़ करी है कबीर ने, क्योंकि भक्ति पोएट थे और इन्होंने हिंदी भी यूज़ करी है, ठीक है ना। और हिज पोएम्स वर सिंपल सो पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स कुड अंडरस्टैंड, ठीक है ना, तो जो इनकी पोएम थी वो हिंदी में यूज़ थी, ठीक है, और काफ़ी सिंपल थी, तो हर रिलीजन का जो बंदा है वो उसको समझ सकता था, ठीक है ना। तो इसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे भाई, एग्जाम्पल देखो, मोको कहाँ ढूंढे रे, ठीक है ना, यानी मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ठीक है, तो दोबारा मैं पढ़ता हूँ, मोको यानी मेरे को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, यानी कि भाई मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे शरीर में हूँ, ठीक है ना, इनका कहने का मतलब ये है। तो मीनिंग क्या, वाई डू यू सर्च फॉर मी, भाई मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, आई एम ऑलरेडी विद इन यू, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये हिंदी है जो ऊपर मैंने आपको बताया, तो ये आप समझ गए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इन द सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, तो हमें क्या बताना है भाई, सिग्निफिकेंस बताना है किसका, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि जो इंडियन राइटिंग है ना वो इंग्लिश में जो होती है उसका हमें सिग्निफिकेंस बतानी है, किस कंटेक्स्ट में, सोशियो कल्चरल, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक कंटेक्स्ट में हमें बतानी है, ठीक है ना, समझ आ गया। देखो जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो है ये प्ले करती है भाई काफ़ी मेजर रोल, ठीक है, इन शेपिंग हाउ इंडिया सोशल
कल्चरल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर शेयर विद द वर्ल्ड। ठीक है ना, जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है वो एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है ये शेप करने में, जो इंडिया के जो सोशल और कल्चरल और जो हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं ये कैसे शेयर की जा रही है वर्ल्ड के साथ, ठीक है, दुनिया के साथ। समझ आ गया? तो ये आपको बताना मतलब कि समझ आ गया होगा यहाँ पर जो इंडियन राइटिंग के बारे में थोड़ा बेसिक हम कह सकते हैं इंट्रो हो गया। ठीक है, बेसिक इंट्रो जो आपको लिखना होता है अपने एग्जाम में। ठीक है, फिर अपने मेन आंसर की स्टार्टिंग करनी होती है। ठीक है, और इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है ना, और जो ये इंडियन राइटिंग है, ठीक है ना, इन इंग्लिश, यानी कि मैं बात करूँ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ जो कि इंडिया की इंग्लिश है। ठीक है, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी को, ठीक है, जो कि मॉडर्न इंडिया की है, एंड कंबाइनिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज विद कंटेम्प्रेरी आइडिया। कंटेम्प्रेरी आइडियाज होते हैं जो चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना, मॉडर्न इंडिया में या मॉडर्न एज में हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो कंबाइनिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो कंबाइन कर जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनको कंबाइन करना जो वर्ल्ड में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ। ठीक है ना, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, जो आज के आइडियाज़ हैं, जो अलग अलग ट्रेडिशनल वैल्यू हैं उसको कनेक्ट करना। ठीक है ना, कंबाइन कर देना। ठीक है ना, ये भी क्या जो इंडियन राइटिंग है इन इंग्लिश ये प्ले करती है रोल। ठीक है, इन सबको करने में। समझ आ गया भाई? आगे देखो, ब्रिजिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है ना, तो सिग्निफिकेंस की हम बात ही कर रहे हैं। तो जो इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड और इंडिया के बीच में एक ब्रिज का काम करना। ठीक है ना, जो कि इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, इंडिया और वर्ल्ड के बीच में क्या करना है, एक ब्रिज का काम करना है, यानी कि जो इंडिया का जो कल्चर है उसको वर्ल्ड के साथ शेयर करना। ठीक है ना, तो इसका पहले सिग्निफिकेंस हो जाएगी, इंपॉर्टेंस हो जाएगी। तो देखिए, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, ठीक है, जो इंडियन राइटर जो इंग्लिश में लिखते हैं हेल्प करते हैं कनेक्ट इंडियन एक्सपीरियंसेस विद ग्लोबल ऑडियंस। ठीक है, जो वर्ल्ड की ऑडियंस है, जो ग्लोबल ऑडियंस है उनके साथ क्या जो इंडिया के एक्सपीरियंस है, जो इंडियन राइटर के एक्सपीरियंस है उनको ग्लोबल ऑडियंस के साथ शेयर करना है। ठीक है ना, आगे देखो, थ्रू दिस वर्क्स रीडर्स वर्ल्ड वाइड लर्न अबाउट इंडियाज ट्रेडिशंस, ठीक है, एंड स्ट्रगल्स एंड मॉडर्न चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के, ये सब समझ सकते हैं। ठीक है ना, सीख सकते हैं किससे, इंडियन राइटिंग से। समझ आ गया भाई? तो ये आप बता सकते हो। आगे देखो, अगला है एड्रेसिंग सोशल इशूज। ठीक है ना, जो ये इंग्लिश है, ठीक है, इंडियन राइटिंग की, तो ये क्या है, सोशल इशूज को भी क्या एड्रेस करती है, तो इससे भी कैसा फैमिलियर हो जाते हैं। देखो, जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हाईलाइट्स की सोशल इशूज लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, पॉवर्टी यानी गरीबी, जेंडर इक्वालिटी जो कि महिला पुरुष को लेकर है, ठीक है, एंड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो ये भी क्या जो इंडियन राइटिंग है ये भी क्या हाईलाइट करती है सोशल इशूज, चाहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, पॉवर्टी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, ये सब, तो इसको भी क्या ये उठाती है, रेज करती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आप बता सकते हो। और इट ब्रिंग्स दिस इशूज टू अ वाइडर ऑडियंस। ठीक है ना, और ये लेके भाई जो जो ये हमारा क्या है, ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, इन इशूज़ को क्या करती है, वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाती है। ठीक है ना, एंड एनकरेजिंग अवेयरनेस एंड सोशल चेंज। ठीक है ना, और जो अवेयरनेस है इसको फैलाती है। ठीक है, और जो सोशल चेंज लाने की बात ये की जाती है। ठीक है ना, समझ आ गया भाई? आगे देखो, गिविंग अ वॉइस टू मल्टीपल आइडेंटिटीज। ठीक है ना, क्या देना, जो मल्टीपल आइडेंटिटी है, ठीक है ना, जो अलग अलग समुदाय हैं उनको एक वॉइस देना, एक आवाज़ देना इस इंग्लिश राइटिंग के प्रति। ठीक है ना, मतलब कि इससे इंग्लिश जो राइटिंग है, ठीक है ना, इंडिया की, इससे, ठीक है ना, एक वॉइस देना जो मल्टीपल आइडेंटिटी है। समझ आ गया भाई? देखो भाई, इसमें क्या बताओगे, तो इन अ कंट्री विद डाइवर्स कल्चर, तो भारत क्या एक डाइवर्स कल्चर है, तो ऐसी कंट्री जो डाइवर्स कल्चर है, ठीक है ना, इसमें अलग अलग लैंग्वेज है एंड रिलीजन्स हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, जो इंग्लिश है ना बिकम्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर राइटर्स एक्सप्रेस वेरियस रिलीजन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है ना, जो राइटर हैं वो जो अलग अलग रीजनल आइडेंटिटी है उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, अपने लेख में। समझ आ गया? तो ये आप बता सकते हो। और इट अलाउज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड वुमेन टू टेल देयर स्टोरीज एंड शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, जो ऐसी कम्युनिटी जो काफ़ी वंचित है, ठीक है ना, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और जो वुमेन है उनको क्या है, एक कह सकते हैं अपनी स्टोरी बताने का, ठीक है ना, और अपनी स्टोरी बताने का मौका देते हैं। ठीक है ना, अपने इस राइटिंग में टू टेल देयर स्टोरीज एंड शेयर देयर पर्सपेक्टिव, वो क्या उनका पर्सपेक्टिव क्या, उनका संदर्भ क्या है, इसको
विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाकी वर्ल्ड को बताने का, जो दुनिया है उसको बताने के लिए, ठीक है, जो स्टोरीज है उनकी, ठीक है, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, जो वुमेन है अपनी स्टोरी को बताएं, अपने पर्सपेक्टिव को बताएं, ठीक है ना, किसको, बाकी वर्ल्ड को। समझ आ रहा है भाई, ये सब आप बता सकते हो। आगे हम बात करें, देखो, प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज एंड यूनिटी, ठीक है ना, जो ये इंडियन राइटिंग है इन इंग्लिश, ठीक है ना, तो जो कल्चर एक्सचेंज को और यूनिटी को भाई काफ़ी प्रमोट किया जाता है इससे। तो देखो इसमें भी ये बता सकते हो, जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है ये फोस्टर्स अ सेंस ऑफ यूनिटी, यानी कि जो सेंस ऑफ यूनिटी, जो एकता है उसको बढ़ाना, ठीक है ना, उसकी इंपॉर्टेंस को बताता है, ठीक है ना, एंड कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हु स्पीक वेरियस नेटिव लैंग्वेज, ठीक है ना। नेटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो अपने अपने रीजन में है इंडिया में भी वो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, तो उनको क्या कनेक्ट करना, ठीक है ना, कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो अलग अलग पार्ट्स में है इंडिया के उनको कनेक्ट करना, ठीक है ना, किससे, इस इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से, जो इंडिया में लिखा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में, उससे कनेक्ट करना, ठीक है ना, समझ आ गया। एंड ये हो गया, मैंने बता दिया भाई। आगे देखो, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ठीक है ना। ये भी क्या है, जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है भाई, जो इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, एक ब्रिज का काम करती है ट्रेडिशन के बीच में, यानी संस्कृति के बीच में, और एक जो आधुनिक के बीच में, यानी कि मॉडर्न जो चल रहा है वर्ल्ड उसके बीच में, ठीक है ना, मॉडर्निटी के बीच में, यानी कि आधुनिकता के बीच में, हेल्पिंग इंडियंस एम्ब्रेस देयर रूट्स वाइल एंगेजिंग विद द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इशूज, ठीक है ना, जो ये इंडियन है, ठीक है, ये एम्ब्रेस करती है, मतलब कि जो रूट्स हैं, वाइल एंगेजिंग विद कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इशूज में, यानी कि जो वर्ल्ड लेवल पर जो इशूज चल रहे हैं, ठीक है ना, उससे एंगेज रहने में भी मदद करती है, ठीक है ना, जो इंग्लिश है, ध्यान रखना, किसको, इंडियंस को। समझ आ गया भाई। और जो ट्रेडिशन और जो मॉडर्निटी है, यानी कि आधुनिकता में अपनी ट्रेडिशन को ना भूल जाना, तो ये भी क्या है, यही सिखाती है, मतलब कि जो इसको पढ़ता है, ठीक है, इंग्लिश को, जो इंडिया में लिखी जाती है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, उससे। समझ आ गया भाई। तो उससे ये सब भाई बातों को उठाई जाती है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में एक ब्रिज का काम भी किया जाता है, ध्यान रखना। समझ आ गया भाई। तो ये आप बता सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन द इंडियन कंटेक्स्ट, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, इंपॉर्टेंस बतानी है ट्रांसलेशन की, ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो इसमें आप क्या बताओगे, देखो, इंडिया इज़ अ कंट्री विद डाइवर्स लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, ठीक है, जो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें डाइवर्स लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज है और कल्चर्स है, और ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है ना। और हर राज्य, यानी कि हर स्टेट का क्या है, खुद का लिटरेचर है, खुद की लैंग्वेज है, ठीक है ना, जिसको हम नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। और मेकिंग ट्रांसलेशन एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, ठीक है ना। लिंग्विस्टिक कम्युनिटी मतलब होता है जो अलग अलग भाषा बोलने वाली कम्युनिटी है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनाना, तो ये ट्रांसलेशन से ही होता है, ठीक है ना। जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग भाषा में के लोग हैं, ठीक है, उनकी जो अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन करना, ठीक है ना। उनकी जो लिटरेचर है वो हमारा लिटरेचर, उनको जो लिटरेचर हम पढ़ पाए, हमारा लिटरेचर वो पढ़ पाए, ठीक है। तो ये किससे पॉसिबल हो पाएगा, ये ट्रांसलेशन से ही हो पाएगा, ठीक है। इंडिया जैसे कंट्री में ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, ठीक है, कम्युनिकेशन बनाने के लिए। और ट्रांसलेशन प्लेज अ की रोल इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज एंड फोस्टरिंग यूनिटी, यानी एकता बनाए रखने में, एंड इंश्योरिंग दैट रीजनल स्टोरीज रीच अ वाइडर ऑडियंस, ठीक है ना। जो ट्रांसलेशन है ना, की रोल प्ले करता है भाई, किसको, प्रिजर्व करने में, यानी कि प्रिवेंट करने में कल्चर हेरिटेज को, ठीक है, जो अलग अलग कल्चर है उसको एक प्रिवेंट करके रखना, ठीक है ना। क्योंकि एक कल्चर के बारे में दूसरा बंदा पढ़ सकता है, ठीक है, जो डिफरेंट जगह पर है, ठीक है, जो डिफरेंट कल्चर का क्या है, कल्चरल है, उसको क्या दूसरा व्यक्ति पढ़ सकता है ट्रांसलेशन से, ठीक है ना, अनुवाद करके, ठीक है, एकता को बढ़ावा देता है और इंश्योर करता है कि जो रीजनल स्टोरीज है ना, जो हर एक रीजन की स्टोरीज है, वो क्या ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए। अगर वो मान लो कि एक ए लैंग्वेज में लिखी है, ए कोई जगह है, यहाँ पर कोई बी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है ना, तो इस ए जो ए एरिया में बंदे रहते हैं वो वही पढ़ पाएंगे इसको, लेकिन अगर ट्रांसलेशन है तो ये क्या है, ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएगी, ठीक है ना। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है, समझ आ गया। आगे देखो,
प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। भारत में क्या डाइवर्सिटी बहुत आपको पता है, तो ये क्या यूनिटी को प्रमोट करता है, तो इसमें आप ये बता सकते हो। तो इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है ना। अगर संविधान की माने तो संविधान में क्या है 22 जो हमारी भाषा है उनको ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड मैनी मोर रीजनल डायलेक्ट्स, यानी कि जो इस 22 तो ऑफिशियल हो गई और बहुत सारी क्या है हमारी रीजनल लेवल पे यानी कि लोकल लेवल पर बोली जाती है, ठीक है ना। और जो ट्रांसलेशन है ये अलाउ करता है भाई पीपल फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्टोरीज एंड आइडियाज, ठीक है ना। जो ट्रांसलेशन है भाई ये क्या करता है, अलाउ करता है लोगों की जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक के बैकग्राउंड के लोग हैं, ठीक है, अपनी अपनी स्टोरी को वो शेयर करें, ठीक है ना। और ट्रांसलेशन से क्या हो पाता है भाई कि उनकी स्टोरी दूसरा व्यक्ति पढ़ पाएगा ट्रांसलेशन से, क्योंकि उनकी भाषा में ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा का क्या है वो तीसरा पढ़ पाएगा, तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यूनिटी क्या भाई ये डाइवर्सिटी में क्या है प्रमोट करता है यूनिटी को, ठीक है ना। इंडिया आज भी यूनाइट है, क्यों है, इसलिए है, ठीक है ना। डिफरेंट कल्चर आपस में बंधे हुए हैं, वो इसलिए बंधे हुए हैं, समझ आ गया। और इट हेल्प्स क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है ना। और ये क्रिएट करता है नेशनल यूनिटी को बाय शेयरिंग रीजनल लिटरेचर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। जो रीजनल लिटरेचर है, ठीक है, हर रीजन का एक लिटरेचर होता है, तो वो क्या है अक्रॉस द कंट्री भाई वो शेयर होता रहता है, समझ आ गया भाई। ये बता सकते हो। ट्रांसलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और आगे भी बता सकते हो प्रिजर्व्स एंड स्प्रेड्स रीजनल कल्चर, ठीक है ना। ये प्रिजर्व करता है और फैलाता है किसको, रीजनल कल्चर को, ठीक है। जो भाई हर रीजन के कल्चर है उसको प्रिजर्व करना, प्रिवेंट करना और स्प्रेड करना, फैलाना, ट्रांसलेशन ही करता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन एंश्योर दैट द रीच कल्चरल हेरिटेज ऑफ डिफरेंट रीजन्स इज नॉट लॉस, ठीक है। जो डिफरेंट कल्चर है, ठीक है, उनका जो रिच हेरिटेज है, ठीक है, रिच कल्चरल हेरिटेज है वो खो ना जाए, ठीक है, लॉस्ट ना हो जाए, ये इंश्योर करता है, ठीक है ना। और इट अलाउज स्टोरीज पोएम्स एंड फोक ट्रेडिशंस फ्रॉम वन रीजन्स टू शेयर्ड विद अदर्स, ठीक है ना। और ये अलाउ करता है कि जो स्टोरीज हैं, पोएम्स एंड फोक ट्रेडिशन है वो क्या है दूसरे के पास भी शेयर किए जाए, ठीक है ना, शेयर्ड विद अदर्स, ठीक है ना। समझ आ गया भाई, तो इस पॉइंट में आप ये बता सकते हो। आगे हम बात करें, और दिस हेल्प्स इन प्रिजर्विंग इंडियाज डाइवर्स ट्रेडिशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है ना। और ये हेल्प करता है भाई कि जो इंडिया का जो डाइवर्स ट्रेडिशन है ये बचा रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है ना, प्रिजर्व रहे। आगे देखो, ब्रिंग्स रीजनल लिटरेचर टू नेशनल एंड ग्लोबल ऑडियंस, ठीक है ना। जो रीजनल लिटरेचर है उसको नेशनल तक यानी कि पूरे भारत में फैलाए, और जो ग्लोबल ऑडियंस है वहाँ तक भी इसको पहुँचाता है, ठीक है ना। तो इसमें आप ये बता सकते हो। तो देखो जो ट्रांसलेशन है अलाउ करता है रीजनल राइटर्स टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, ठीक है ना। तो ये भाई अलाउ करते हैं जो रीजनल राइटर हैं, ठीक है, जो लोकल राइटर हैं उनकी जो रीच है भाई वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे, ठीक है ना, बोथ विद इन इंडिया एंड इंटरनेशनली, ठीक है ना, इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी, ठीक है ना भाई। ये आप बता सकते हो इसमें। और इट एंश्योर दैट स्टोरीज फ्रॉम रिमोट एरियाज आर नॉट लिमिटेड टू लोकल रीडर्स, ठीक है ना। जो अपने एरिया में एंड जो रिमोट एरिया जो खुद के एरिया वहाँ पर जो लिखते हैं, ठीक है ना, वहाँ तक ही ना भाई लिमिट लग जाए, ठीक है ना, वहाँ तक ही ना बस सीमित रहे, वो क्या ज़्यादा रीडर्स तक पहुँचे, बट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ लार्जर स्केल, ठीक है ना। मतलब कि अपने एरिया में ना रहकर वो लार्जर स्केल पर पहुँचे, ठीक है ना। जो राइटर की स्टोरीज हैं, समझ आ गया भाई, अपने एरिया से बाहर निकल के वो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, लार्जर स्केल तक वो रिकॉग्नाइज्ड की जाए, यानी कि जो कल्चर है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लिटरेचर है वो बाकी लोगों तक यानी कि वाइडर ऑडियंस तक, ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँचे, ठीक है ना। ट्रांसलेशन के लिए ही जरिए है, मतलब कि ट्रांसलेशन से ही हो सकता है। अब कोई चीज़ हिंदी में लिखी है, सो कोई वर्ल्ड का बंदा पढ़ना चाहता है, कोई विदेश का बंदा पढ़ना चाहता है, कोई भी कंट्री का हो सकता है वो, तो वो क्या करेगा भाई ट्रांसलेट ही करके पढ़ेगा, समझ आ गया। अगर हमें कुछ चीज़ पढ़ने दूसरे कंट्री की तो हम ट्रांसलेशन के जरिए ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। और आगे देखो, प्रमोट्स सोशल अवेयरनेस एंड चेंज, ठीक है ना। जो ट्रांसलेशन होता है ये भाई प्रमोट करता है सोशल अवेयरनेस को और चेंज को, इसे आप बता सकते हो। देखो जो ट्रांसलेशन है भाई ऑफ लिटरेचर, ठीक है ना, लिटरेचर का भी ट्रांसलेट कर सकते हैं हम। अब जो अलग अलग लिटरेचर लिखे गए हैं वो सोशल इशूज़ पर, सोशल अवेयरनेस पर, उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, तो इससे क्या अवेयरनेस फैलेगी और चेंज भी हम कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेचर फोकस्ड ऑन सोशल इशूज़ लाइक
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन स्ट्रगल्स एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कोई भी है, ठीक है ना, एंड ब्रिंग्स अटेंशन टू दीज चैलेंजेस बियॉन्ड द रीजन वेयर दे ओकर, ठीक है ना, जहाँ पर ये हुए होते हैं ना उससे बियॉन्ड ले जाता है, ठीक है, ट्रांसलेशन जहाँ पर ये हुए होते हैं वेयर दे होकर उससे बियॉन्ड ले जाता है, ताकि बाकी जो रीजन के लोग हैं उनको भी पता चल सके, ठीक है ना, जो क्या अलग अलग जगह पे डिस्क्रिमिनेशन जो स्ट्रगल वगैरह चल रहे हैं उसको, ठीक है ना, और एक चेंज हो सके, ठीक है भाई। और इट हेल्प्स क्रिएट अवेयरनेस एंड एम्पैथी एंड एनकरेजिंग सोशल चेंज अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना, और ये हेल्प करता है अवेयरनेस फैलाने में, और जो एक चेंज लेके आना, सोशल चेंज लेके आना पूरे कंट्री में, उसके लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसलेशन तो इसमें आप ये बता सकते हो। आगे देखो, एंड फैसिलिटेट्स एकेडमिक एक्सचेंज एंड नॉलेज शेयरिंग, ठीक है ना। अब भाई कोई दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरे लैंग्वेज में कुछ लिखा है, ठीक है, एकेडमी की भाई कोई किताब है वो दूसरे में लिखी, आप पढ़ना चाहते हो, कुछ कंसेप्ट वहाँ से सीखना चाहते हो, तो आप उसका अनुवाद करके ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए क्या बता सकते हो भाई, ट्रांसलेशन अलाउज एकेडमिक वर्क्स, हिस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च जो है उसको क्या भाई रिटर्न इन वन लैंग्वेज, भाई एक लैंग्वेज में लिखी गई है तो उसको भी क्या है हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, वो भी क्या एक्सेसिबल होती है टू स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। वो कैसे मिलेगी, वो ट्रांसलेशन के जरिए ही मिलेगी। अगर कोई एक बुक है वो हिंदी में लिखी गई है ना, वो इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है, ठीक है, अगर कोई एक बुक इंग्लिश में अवेलेबल है तो वो हिंदी में भी अवेलेबल मिल जाएगी, दूसरी लैंग्वेज में मिल जाएगी। वो कैसे कैसे मिलेगी, क्योंकि वो बुक ट्रांसलेट हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ट्रांसलेशन जो है ये फैसिलिटेट करता है भाई, जो एकेडमिक वर्क्स है, ठीक है, जो एकेडमिक में रिसर्च हुई है उसको क्या है शेयर कर सके, ठीक है ना, एक्सचेंज भाई और नॉलेज वो शेयर हो सके, ठीक है ना, अलग अलग जगह तक। तो इसमें भी ये फैसिलिटेट करता है, मदद करता है, ठीक है। और इट हेल्प्स इन नॉलेज शेयरिंग एंड प्रमोट्स कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज बिटवीन रीजन्स, ठीक है ना। तो यही भाई बार बार एक ही चीज़ आ रही है, जो कल्चर है, ठीक है, जो डिफरेंट कल्चर है वो क्या डिफरेंट रीजन तक, रीजन्स के बीच में वो शेयर हो सके, ठीक है ना। तो ये आप बता सकते हो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। शायद मैंने 5 क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, इसको भाई ध्यान से याद कर लेना, समझ लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, इससे ही आता है, ठीक है ना। उसमें एक क्वेश्चन और आता है आपका फर्स्ट, ठीक है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, ठीक है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको एक फर्स्ट जो होता है ना कंपलसरी होता है, बाकी आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं, ये पहला कंपलसरी होता है, उसमें फिर 4 कोई आपको करने होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी जो आपके अदर क्वेश्चन आते हैं ना 2 3 4 5 6 जिसमें आपको 4 करने होते हैं, उसमें क्या है भाई 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इन्हीं में से आएगा, ठीक है ना। ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने गिनती के 5 क्वेश्चन कराए हैं जो रिपीट हो रहे हैं हर साल। बाकी आपको असाइनमेंट के सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो आप हमारी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं ignofreeassignment.com। यहाँ पर आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप बना सकते हैं, और सबके सब्जेक्ट कोर्स है जिसके ऊपर आप वीडियो भी देखना चाहते हो उसको कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।